Hi, Assalamu alaikum. I hope that you all are doing great. Today the topic which we are going to discuss is evolution, objectives and the principles of UNO. You know that yesterday we started a new chapter, international organizations, and UNO, the most successful international organization, is going to be our topic from today. आपने सुना ही होगा जो अफन लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द हिस्ट्री ऑफ वॉर्स विच अ मैन हैज़ फॉट अगेंस्ट अ मैन. ये क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्या ओब्वियसली अगर हम देखेंगे लौट के, क्या हिस्ट्री में खाली वार्स की बात की गई है? क्या जो अभी तक जो जनरेशन थी लोगों की, या जब से ह्यूमन बींग्स की इमेजेंस हो गई ऑन द सॉइल, क्या तब से उन्होंने खाली वार से लड़े? तो ऐसा भी नहीं कह सकते खाली वार से लड़े, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन ज़्यादातर अक्सर उन्होंने वार्स लड़े और बहुत फॉर डिफरेंट रीजंस के लिए उन्हें वार्स लड़े. और ये वार्स क्यों लड़े उन्होंने? इवन कि जब वो जानते भी है कि इससे डिस्ट्रक्शन हो सकती है, इससे डिस्ट्रक्शन होती है, देयर इज़ द लॉस ऑफ ब्लड, देयर इज़ द लॉस ऑफ लाइव्स एंड देयर इज़ द लॉस ऑफ डिवास्टेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो भी जाके ये क्या जंग लड़ते हैं. एक्चुअली जो रीज़न है दैट इज़ कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें एक इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट टू फाइट, और फाइटिंग इंस्टिंक्ट है जो जानवरों की तरह है, सिमिलर टू दैट ऑफ टू दोज ऑफ एनिमल्स. तो ये इस इंस्टिंक्ट की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से हम क्या करते हैं, ये इनहेरेंट है हमें, एक नेचरल है, इसकी वजह से हम क्या अक्सर जंग लड़ते हैं. और इस जंग से क्या हो जाता है, फाइट कर लेते हैं एक दूसरे से, और इससे क्या होता है, इससे तो डिस्ट्रक्शन होनी है, वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ह्यूमंस की डिस्ट्रक्शन होती है, और इवन कि उसके साथ साथ प्रॉपर्टी की भी डिस्ट्रक्शन होती है. तो इस तरह से बहुत वॉर्स अभी तक लड़े गए. आपने पढ़ा भी होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, बहुत सारी जंग्स या बहुत सारी फाइट्स अभी तक लड़े गए. लेकिन जो मोस्ट जो वर्ल्ड वार्स थे, जो बड़े बड़े जंग थे, वो दो ही लड़े गए, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड. ये जो मॉन्स्टर्स वॉर्स थे, जिन्होंने एट द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की, बहुत लाइव्स की और प्रॉपर्टी की, उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो उस चीज़ किसी अल्टरनेटिव के सोचने के लिए, किसी अल्टरनेटिव एजेंसी के लिए कोई अल्टरनेटिव एजेंसी ढूंढे जो क्या काम करे, जो इस तरह के वॉर्स को अवॉइड करे और जो क्या करे, इंटरनेशनल पीस प्रमोट करे. तो इसी जो मॉन्स्टर्स वॉर्स हो गए, जो बड़े बड़े जंग हो गए, तो उन्होंने लोगों को मजबूर किया ये चीज़ें सोचने के लिए. तो फिर लोगों ने स्टेप लिया. ओब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार से बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो गई, तो फिर लोगों ने क्या स्टेप्स लिए, इस तरह की एजेंसी क्रिएट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, जो फ्यूचर में इस तरह की जंग क्या करे, अवॉइड करे और पीस और कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स प्रमोट करे. और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1920 में क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया. लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया. और इस लीग ऑफ नेशंस को क्यों एस्टेब्लिश किया गया, इसका काम क्या था? इसका काम था to prevent wars and promote peace and cooperation among the states at international level. लेकिन क्या हुआ, ये जो लीग ऑफ नेशंस ये तो बनी 1920 में, लेकिन इसने सेकंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट नहीं किया. इसके होते हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ. और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो मोस्ट हॉररफुल वॉर माना जाता है, जिसमें ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन हो गई, इवन के न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ किए गए, जो आपको याद ही है. तो इस तरह के वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाई, तो लोगों के दिमाग में फिर से बात आ गई कि नहीं, हमें कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, इसके अल्टरनेटिव कुछ ढूंढना चाहिए. लीग ऑफ नेशंस है, लेकिन हमें कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमें क्रिएट करनी होगी जो अच्छे से क्या करेगी, वॉर्स को प्रिवेंट करेगी और पीस एंड हार्मोनी एंड कॉपरेशन प्रमोट कर लेगी. तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है किस चीज़ की, यूएनओ की. क्योंकि जो इन्होंने अल्टरनेटिव रिसर्च की, अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने की कोशिश की, obviously that led to the foundation of UNO. So we can say that UNO is founded on the ashes of the League of Nations. UNO is formed on the ashes of the League of Nations. हाँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें यूएनओ लीग ऑफ नेशन से ही बारो की गई है,
किसमें, यूएनओ में, बट इट मार्क्स एन इम्प्रूवमेंट ओवर द लीग ऑफ नेशंस। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ से आगे पहले जो यूनाइटेड नेशंस ये टर्म जो थी ये किसने दी थी, रूजवेल्ट ने दी थी जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। तो एफर्ट्स क्या थे फॉर यूएनओ के, यूएनओ के एफर्ट्स क्या थे, अगर आप बोर्ड पे देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है मॉस्को डिक्लेरेशन जो कब हुई, 1943 में। जो यूएनओ के देखा जाता है कि यूएनओ की जो फॉर्मेशन है इसके रूट्स किस में है, इसके रूट्स मॉस्को डिक्लेरेशन में है जो 1943 में कहाँ कंडक्ट की गई, कहाँ पे, रशिया में। और इसमें कौन थे, इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ चाइना, यूके, यूएसए एंड रशिया, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे इस वाले डिक्लेरेशन में मॉस्को में उन्होंने एक डिसीजन लिया। और उन्होंने डिसीजन क्या लिया, उन्होंने यही बोला कि हम कोई अल्टरनेटिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर लेगी, वो सब काम कर लेगी जो लीग ऑफ नेशन को करना था। क्योंकि ये तो फेल हो गई, लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गई, ये नहीं कर पाई, इसीलिए हम अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करेंगे, फाउंड करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस तरह के जंग्स, इस तरह के वॉर्स फ्यूचर में अवॉइड किए जा सकते हैं। और फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेम कंट्रीज once again meet in the Washington in 1944 and the proposed framework of the UN was tentatively published। तो पहले उन्होंने ये काम किया, तो उन्होंने ये वाला डिसीजन लिया, फिर वो वाशिंगटन में इन्हीं कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स फिर से मिलते हैं और वहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो फ्रेमवर्क उन्होंने प्रिपेयर किया था, जो ड्राफ्ट किसका, चार्टर का ड्राफ्ट, या सिंपली वी कैन से जो फ्रेमवर्क उन्होंने प्रपोज किया था उसको उन्होंने पब्लिश किया। दैट वाज टेंटेटिवली पब्लिश्ड। ये फाइनल नहीं था। और उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या होता है 1945 में, इन प्रोविजंस को, इस प्रपोजल को, दैट मीन जो फ्रेमवर्क में प्रोविजंस थे, इसको फर्दर से डिस्कस किया गया। वो डिस्कस किन्होंने किया, इन्हीं कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और इस टाइम जो हेड्स ऑफ द किसके थे, हेड्स ऑफ यूके, यूएस एंड रशिया, हेड्स ऑफ यूएस, यूके एंड यूनाइटेड किंगडम, रशिया। हेड उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था यूएसए का, रूजवेल्ट था। और कौन थे यूके के, कौन थे, चर्चिल। एंड यूएसए के यूएसएसआर, रशिया के कौन थे, स्टालिन। तो उन्होंने इस टाइम पार्टिसिपेट की इस वाली मीटिंग में। तो फाइनली किसमें, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 जो अप्रैल से लेके जून तक हुई, तो इसमें ड्राफ्ट को क्या किया गया, साइन किया गया। और जो लास्ट डेट था इस वाली कॉन्फ्रेंस का, दैट मीन्स 26 जून 1945 में इस ड्राफ्ट को क्या किया गया, साइन किया गया। और फाइनली UN came into force on 24th October 1945 and when it was ratified by 51 states। ये कुछ स्टेप्स थे जिनसे आपको ये यहाँ से क्लियर होता है कि किस तरह से UN क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, किस तरह से UN इवॉल्व हुआ। इससे पहले ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस को देखने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जो लीग ऑफ नेशन था वो एक फर्स्ट इंटरनेशनल एफर्ट था जो किस पे बेस्ड था, कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बेस्ड था। इससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी वहाँ पे जिनका काम क्या था, प्रमोट करना था, पीस प्रमोट करना था और कन्फ्लिक्ट्स को रोकना था। लेकिन वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बेस्ड नहीं थे, उनमें जो वॉर स्टेट्स थे उन्हीं को पीस ढूंढना था, पीस एफर्ट्स ढूंढने थे। बाकी जो मेंबर्स होते थे वो ज़्यादातर न्यूट्रल ही रहते थे, कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्लास नहीं था। लेकिन ये पहले ही एक उस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एट वर्ल्ड लेवल पे जिसको एक्सेप्ट किया गया और जिसका एक क्लास क्या था, ब्यूटीफुल क्लास, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्लास। उसी तरह से ये क्लास किस में आपको किस में आपको देखेगा कि दिख जाएगा, इसमें दिख जाएगा, यूएनओ में दिख जाएगा। और अभी यूएनओ का पर्पस क्या था, चलो ये तो यूएनओ बन गए, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन बन गए, इसका मकसद क्या था।
इसका जो मकसद था दैट इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये आर्टिकल फर्स्ट जो यूएन चार्टर का है उसी में दिया गया है। यूएन चार्टर जो है आर्टिकल फर्स्ट, यूएन चार्टर का आर्टिकल फर्स्ट, उसमें पर्पस दिए गए हैं। क्या पर्पस है? फर्स्ट पर्पस इज टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फर्स्ट मकसद है उसका। अब फर्स्ट प्लेस इसको मिली है, इस चीज़ को, इस वाले स्टेटमेंट को फर्स्ट प्लेस मिली है, इस वाले फंक्शन को फर्स्ट प्लेस मिली है, क्योंकि यूएन को क्या करना है? पीस एंड सिक्योरिटी क्या करनी है? प्रमोट करनी है। कि ये पहले भी लगा था, इसकी कमी, इसकी डेफिशिएंसी हमें कब लगी? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ और वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। मोस्टली जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तब हमें लगा नहीं, हमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसका मकसद ही होना चाहिए और जो सक्सेसफुल भी रहनी चाहिए किस चीज़ में? पीस प्रमोट करने में और सिक्योरिटी प्रमोट करने में। और जो नेक्स्ट पर्पज है इसका इज टू डेवलप द फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस। इसको क्या डेवलप करनी है? फ्रेंडली रिलेशंस, नॉट एनिमिटी। इसको फ्रेंडली रिलेशंस प्रमोट करनी है, डेवलप कर लिया है अमंग द नेशंस। और ओब्वियसली जब फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होंगे तो कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। एंड थर्ड वन इज टू कोऑपरेट इन सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स एंड इन प्रमोटिंग द रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। इसको कोऑपरेट करना होगा। इनको क्या करना होगा? जो मेंबर्स है इसके जो मेंबर्स है ऑब्वियसली दे हैव टू कोऑपरेट इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल इस टाइम अगर कोविड चल रहा है तो आप तो देखती है ना, बहुत सारे स्टेट्स क्या कर लेते हैं? कोऑपरेट कर लेते हैं। कोई किसी को टेक्नोलॉजिकल एड देता है, कोई किसी को वैक्सीन देता है, कोई किसी को बाकी मेडिसिन देता है, कोई किसी को टेस्टिंग किट्स देता है, कोई की इवन के स्ट्रेंस, किसमें कौन सी स्ट्रेन है, क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो आपस में कंट्रीज शेयर कर लेती है। दिस इज हाउ द मेंबर्स हैव टू कोऑपरेट। This is how the members have to cooperate, and this provides a platform. This acts as a platform for the cooperation. यूएनए में जैसे कि अगर प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी जनरल हो, वो एक दूसरे मेंबर्स ना, वो मेंबर्स को अपील करते रहते हैं, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर लो, आप टेक्नोलॉजी शेयर कर लो, आप वैक्सीन शेयर कर लो। तो इस तरह से कोऑपरेशन बढ़ जाती है। एंड फॉर रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इतना ही नहीं, खाली कोऑपरेशन इस चीज़ में नहीं है, इवन कि किस में भी कोऑपरेशन प्रमोट करनी है ताकि सब देश मिलके क्या करे? सब नेशंस मिलके क्या करे? जो ह्यूमन राइट्स है उनको रेस्पेक्ट करें। To act as a center for harmonizing the actions of the nations to achieve the above ends. और यूएनओ को क्या करना है? It has to act as a center. It has to act as a center for harmonizing all the actions of the nations to achieve the above ends. ये ऊपर जो ये पर्पस है उनको क्या करने के लिए? उनको अचीव करने के लिए यूएन हैज टू एक्ट एज ए सेंटर और ए नर्व सेंटर और ए कंट्रोलिंग यूनिट। ये कुछ पर्पस थे जिनके लिए यूएन को क्या बनाया गया। इसके प्रिंसिपल्स भी है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी है जो इसको फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग इट इज कोर्स। और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आर्टिकल 2। प्रिंसिपल्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर। Sovereign equality of all. That means it is based upon the sovereign equality of all the members. जो भी members है यूनाइटेड नेशंस के। As far as the United Nations Charter is concerned, in that charter they are deemed as equally sovereign states. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है, कोई वीक नहीं है। हाँ, अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, प्रैक्टिकल सेंस में देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें अब होल्ड नहीं की जाती है। तो चाहे वो अगर जो जितना स्ट्रांग है उसको ज़्यादा पावर्स एक्सरसाइज कर लेता है, उसका ज़्यादा से है इसमें, इस वाली प्लेटफॉर्म में। लेकिन जहाँ तक लीगल टर्म्स का सवाल है, जहाँ तक चार्टर का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, यूएनओ की कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हर एक स्टेट को क्या मिला है? इक्वल स्टेट्स मिला है। चाहे वो छोटा स्टेट हो, चाहे वो बड़ा स्टेट हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो स्ट्रांग स्टेट हो। और नेक्स्ट इज द मेंबर्स टू फुलफिल द चार्टर ऑब्लिगेशंस। जो इसके मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स है उनको क्या करनी है? जो चार्टर में ऑब्लिगेशंस इनको दी गई है उन ऑब्लिगेशंस को उनको फुलफिल करना होगा।
एंड थर्ड वन इज द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जो मेंबर्स है इनको जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं इनके बीच उनको वो पीसफुली उनको क्या करने हैं, उनको वो सेटल करने हैं और दे हैव टू solve those all disputes in a peaceful manner without endangering the peace and security or justice। इन चीज़ों को उनको endanger नहीं करना है, उनको बल्कि क्या करना है, peacefully क्या करना है, उन international disputes को settle करना है। Next one is the members not to threat or use the force against other states। हाँ, अगर मेंबर्स को रोका गया है कि वो किसी और स्टेट को डराए ना, किसी और स्टेट के खिलाफ थ्रेट यूज़ ना करें, अगर आप ये नहीं करोगे मैं वो कर लूँगा, जैसे कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करूँगा या मैं कोई और वेपन्स यूज़ करूँगा, इस तरह की थ्रेट नहीं दी जा सकती। इवन कि वो फोर्स भी नहीं, किसी स्टेट के अगेंस्ट फोर्स भी यूज़ नहीं कर सकते, वो फोर्स भी यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे चार्टर ने कहा है, ऐसे चार्टर ने कहा है। और जो नेक्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट्स मेंबर्स टू असिस्ट द यूएनओ इन एक्शंस अकॉर्डिंग टू द चार्टर एंड नॉट हेल्प एनी स्टेट अगेंस्ट द यूएनओ। मेंबर्स को क्या करना है, जो भी यूएनओ कोई एक्शन लेता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस मेंशन्ड इन द चार्टर के हिसाब से, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूएनओ कोई एक्शन लेता है जिसके मेंबर स्टेट्स है उनको उन स्टेट्स को यूएनओ का क्या करना होगा, असिस्ट करना होगा। इतना ही नहीं, अगर यूएनओ किसी स्टेट के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, किसी स्टेट के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो किसी भी मेंबर स्टेट को उस स्टेट को सपोर्ट नहीं करना होगा अगेंस्ट द यूएनओ। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज यूएनओ टू इंश्योर दैट द नॉन मेंबर स्टेट्स अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स। यूएनओ को इंश्योर करना है जो नॉन मेंबर स्टेट्स है, जो इसके मेंबर स्टेट्स नहीं है, जो इसके मेंबर्स नहीं है, वो भी इन प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व करें, वो भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। क्यों? ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी क्या बने रहे, ताकि इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए। द लास्ट वन इज दैट द यूएनओ नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। जो यूएनओ है इसको जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनकी जो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन है उसमें यूएनओ को इंटरफेयर नहीं करना है। दैट मीन्स कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उसमें यूएनओ को इंटरफेयर नहीं करना है। ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो यूएनओ को फॉलो करना है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को उमूमन वायलेट ही किया जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में है इसलिए इनको फॉलो करना ही होगा। तो अगर कभी इनको वायलेट किया जाता है दैट इज इलीगल। ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो यूएनओ को क्या है, जो यूएनओ को ऑब्जर्व करने हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमें देखना है यहाँ पर है दैट्स द मेंबरशिप, दैट इज द मेंबरशिप। द प्रेजेंटली देयर आर 193 मेंबर्स ऑफ द यूएनओ एंड 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स। जो मेंबरशिप है वन 193 मेंबर्स है यूएनओ के पास प्रेजेंट में, और प्लस क्या है 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है। अगर आपको याद होगा मैंने बोला भी, एक है होली सी एंड सेकंड वन इज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है, ये वो 2 स्टेट्स है जिनको क्या ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। तो मेंबरशिप एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंबर्स। यूएनओ में 2 तरह के मेंबर्स हैं, आपको पता ही होगा। एक तो है ऑरिजिनल मेंबर्स, एक है जो मेंबर्स है 2 तरह के हैं, एक है ऑरिजिनल मेंबर्स और दूसरे क्या है मेंबर्स elected by General Assembly of United Nations according to the charter, according to the UN charter, by the recommendations of United Nations Security Council। तो 2 तरह के मेंबर्स हैं, एक जिनको इलेक्ट किया गया बाद में, और कुछ मेंबर्स हैं
जिनको ओरिजिनल मेंबर्स कहा जाता है। और मैंने अभी बोला ओरिजिनल मेंबर्स उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने ड्राफ्ट को पहले ही साइन किया था, जिन्होंने ड्राफ्ट को ओरिजिनली पहले ही साइन किया था। एंड दे आर 51 इन नंबर। जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स है उनको इलेक्ट किया गया। ये मेंबरशिप जो है इट इज़ ओपन टू ऑल द पीस लविंग कंट्रीज। ये नहीं है कि किसी के लिए नहीं है या कोई क्राइटेरिया है उतना। जो इसके मेंबरशिप के लिए जो क्राइटेरिया है दैट्स वेरी फ्लेक्सिबल। जो भी पीस लविंग कंट्री है वो इसकी मेंबरशिप क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकते हैं। और कैसे, उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा और एप्लीकेशन के साथ साथ उससे डिक्लेरेशन भी सबमिट करनी होगी। डिक्लेरेशन में इसको ये अडॉप्ट करना है, ये एक्सेप्ट करना है कि जो कंट्री है मैं सारी ओब्लिगेशन, सारी प्रोविजन जो चार्टर में लिख दिए गए हैं, जो चार्टर ने इन्विसेज किए गए हैं, आई accept all those provisions, I accept all those obligations। तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको मेंबरशिप मिल जाती है। और मेंबरशिप किस तरह से मिल जाती है, जब 2/3 मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली में 2/3 मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। बट दिस they had to do, General Assembly had to do this on the recommendation of the United Nations Security Council। इतना ही नहीं, इवन के किसी मेंबर को डिप्राइव भी किया जा सकता है अपने इसके मेंबरशिप से, अगर वो क्या कर लेता है, चार्टर में जो ऑब्लिगेशन है अगर वो वायलेट कर लेता है, या अगर किसी के खिलाफ कोई प्रिवेंटिव और इन्फोर्सिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम भी जनरल असेंबली कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इतना ही नहीं, उस मेंबरशिप को रेस्टोर भी किया जा सकता है, और वो कौन कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। एंड नाउ द विच वी हैव टू सी अबाउट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएनओ, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स थे और थोड़ा बहुत हिस्ट्री थी यूएनओ की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट या क्वेश्चन है प्लीज़ आप पूछिएगा। थैंक यू।